रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज रश्मि अपने कमरे से अपनी माँ की साड़ी पहने पल्लू फर्श पर लहराते हुए कमरे से बाहर आती है और हॉल में सब्जी काट रही अपनी माँ रेणुका से कहती है, माँ बताओ, आपकी इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना कि जवानी है दीवानी की दीपिका पादुकोण। तू सवाल पूछती ही क्यों है जब जवाब तुझे खुद ही देना होता है? और क्यों मेरी साड़ी का पोछा बनाकर पूरे घर में डोल रही है? पता भी है कितनी महंगी साड़ी है ये? हाँ पता है कितनी महंगी है, 700 रुपए में तो ली थी आपने। हाँ तो क्यों 700 की साड़ी का पोछा बनाया हुआ है? चुपचाप अलमारी में तय करके रख दे। ओहो रख दूंगी ना, पहले एक आध रील और 5-6 फोटो तो ले लूं साड़ी में। बस फोटो लेने के लिए 6 मीटर लंबी साड़ी लपेट ली नालायक, वो भी ढंग से नहीं। ज्यादा उछलियो मत साड़ी में, पता चला रील बनाने के चक्कर में नाचते नाचते खुल ना जाए साड़ी। अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ साड़ियाँ पहनने का इतना शौक है लेकिन न ढंग से पहननी आती है और ना ही संभालने, और सोचेगी कहाँ से, दिमाग में भूसा जो भरा है। हाँ तो साड़ी पहनना सिखा दो ना मातेश्री, ये वाला ज्ञान तो आप मुझे दे ही सकती हो। चलो कमरे में। आराम से चल, गिर पड़ेगी। उसके इतना बोलने पर ही रश्मि का पैर 2 कदम चलकर साड़ी में उलझता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है और रेणुका की ना चाहते हुए भी हंसी छूट जाती है। रश्मि चुलबुली और मस्तीखोर लड़की थी, उसे साड़ियों का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपनी माँ की अलग अलग तरह की साड़ियाँ लेकर पहनने की कोशिश किया करती। एक रोज वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जाती है तो अपने कपड़े लेने के बाद वो साड़ियों की शॉप पर जाती है जहाँ उसे एक साड़ी बहुत पसंद आती है। तो वो दुकानदार से कहती है, सुनिए इस साड़ी का रेट क्या होगा? 8,000। दुकानदार की बात सुनकर रश्मि साड़ी से दूर हट जाती है और कहती है, इतनी महंगी? ये साड़ी ही है ना? नहीं साड़ी नहीं, बनारसी साड़ी है नालायक। जी ये बनारसी साड़ी का आखिरी पीस है, अगर आपको पसंद है तो मैं रेट थोड़ा आगे पीछे कर दूंगा। कितना ही कम कर देंगे? वैसे भी 2000 से ऊपर की साड़ी तो माँ कभी लेती ही नहीं है, तो 8000 की साड़ी, वो भी बनारसी, बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं कुछ खास नहीं लग रही, ये तो बस ऐसे ही देख रही थी, रहने दीजिए। 8,000 में एक लेने से अच्छा है मैं 1,000 के 8 साड़ियाँ न ले लूं। हाँ माँ सही कह रही हो। दोनों माँ बेटी कुछ देर में शॉपिंग कर वहाँ से निकल जाते हैं। समय बीतता है और जल्दी ही रश्मि की शादी अन्वित नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद रश्मि तरह तरह की साड़ियाँ पहना करती। एक रोज रश्मि की सास रमीला उसे अपने कमरे में बुलाकर कहती है, बहू कल घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो मेरी अलमारी में कुछ नई साड़ियाँ रखी हैं, उनमें से जो तुझे पसंद हो वो अपने लिए निकाल ले। जी सासू माँ। रश्मि बिना कोई सवाल किए रमीला की अलमारी खोलती है और सभी साड़ियों को देखने लगती है, जिनमें से उसे गुलाबी कलर की साड़ी पसंद आती है। तो वो उसे निकालकर अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, सासू माँ मुझे ये वाली साड़ी पसंद है, अच्छी लगेगी ना मुझ पर? नहीं पर क्यों सासू माँ? माँ तो कहती है कि गुलाबी रंग मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब ये है कि इस साड़ी को छोड़कर कोई दूसरी पसंद कर ले बहू। पर क्यों सासू माँ, इसमें क्या बुराई है? यही वाली लेने दीजिए ना। एक बार में समझ नहीं आता है क्या? देख बहू, मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये साड़ी बहुत महंगी है और ऊपर से इसका पल्लू भी फटा हुआ है, इसलिए, समझी? ओ तो ये बात है, ठीक है मैं कोई दूसरी साड़ी ले लेती हूँ। इतना कहकर रश्मि उस साड़ी को वापस अलमारी में रख देती है और कोई दूसरी साड़ी लेकर चली जाती है। उसके जाते ही रमीला खुद से कहती है, अच्छा हुआ वो साड़ी बहू से बचा ली मैंने, इसे उंगलियां क्या दी, ये तो हाथ ही पकड़ने लगी। इससे अच्छा तो मैं खुद ही साड़ी देकर बात खत्म कर देती। खैर रमीला वो साड़ी अपनी बहू को क्यों नहीं देना चाहती थी, ये तो बस वही जानती थी। अगले दिन घर में मेहमान आते हैं तो रश्मि उनकी खूब आवभगत करती है। मेहमानों के जाने के बाद शाम के समय रश्मि की नंद आकांक्षा वहाँ सभी से मिलने के लिए आती है तो रश्मि उसे अपने कमरे में ही बैठने को कहती है। रमीला भी वहाँ आकर उससे बात करने लगती है तो रश्मि चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है तो वहाँ उसकी साड़ी पर दाग लग जाता है तो वो खुद से कहती है, सत्यानाश हो, सासू माँ की साड़ी पर दाग लग गया। अभी अपने कमरे में चेंज करने जाऊंगी तो सासू माँ 10 सुनाएंगी। एक काम करती हूँ,
सासू माँ के कमरे में से ही कोई दूसरी साड़ी लेकर पहन लेती हूँ। तभी वो रमीला के कमरे में जाती है और अलमारी से साड़ी निकालने लगती है। तो रश्मि की नजर फिर उस साड़ी पर पड़ती है और वो फिर उसे ही निकाल कर पहन लेती है और कुछ देर में चाय लेकर अपने कमरे में जाती है। तो उसे देखकर रमीला और आकांक्षा दोनों हैरान रह जाते हैं। तो आकांक्षा कहती है, माँ की महंगी बनारसी साड़ी माँ आपने भाभी को दे दी क्या? क्या क्या कहा आपने दीदी? सासू माँ की महंगी बनारसी साड़ी, ये जो मैंने पहनी है? हाँ बिल्कुल, माँ इस साड़ी को कभी किसी को नहीं देती, फिर आपने कैसे पहन ली? ये साड़ी महंगी है, ये तो सासू माँ ने कहा था, लेकिन ये साड़ी बनारसी है, ये बात तो इन्होंने बताई ही नहीं। तो तभी इन्होंने ये साड़ी लेने से मुझे मना किया था। बहू तूने मेरे मना करने के बाद भी ये साड़ी पहन ली। सासू माँ देखिए, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे ये साड़ी पहननी पड़ी, लेकिन आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? रमीला बिना कुछ कहे ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी आकांक्षा कहती है, भाभी ये बनारसी साड़ी उनकी जिंदगी की सबसे महंगी बनारसी साड़ी है। अब बनारसी साड़ी तो महंगी ही होती है दीदी, इसमें क्या ही बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि ये साड़ी पूरे 20,000 रुपए की है, जो कि माँ ने जिद करके पापा से खरीदने को कहा था। साथ ही ये वादा भी किया था कि वो इतनी महंगी बनारसी साड़ी किसी को पहनने को नहीं देंगी। क्या? लेकिन मैंने तो ये साड़ी नहीं, ये महंगी बनारसी साड़ी पहन ली। वही तो भाभी। रश्मि को कुछ नहीं सूझता तो वो क्या करे। तो 2 दिन का समय बीत जाता है और रमीला रश्मि से कुछ नहीं कहती। ये देखकर रश्मि परेशान थी। तभी वो अन्वित से बात करते हुए कहती है, देखो ना अन्वित, मैंने सासू माँ की महंगी बनारसी साड़ी गलती से क्या पहन ली। अब तो सासू माँ कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तो तुम उनसे जाकर बात क्यों नहीं कर लेती? और तुम्हारी अकल पे तारे वारे पड़ गए हैं क्या? 2 दिन हो गए, तुमने अभी तक माँ की साड़ी वापस नहीं की। नहीं की, क्योंकि जब से पता चला है कि वो साड़ी 20,000 की है, मैंने तो उसे तय करके एक कोने में रख दिया है। और फिर सासू माँ के पास जाने में भी तो डर लग रहा है। तुम भी ना यार, खामखा डर रही हो। साड़ी लो और चलो मेरे साथ माँ के पास। तभी रश्मि अपनी सास की वो महंगी बनारसी साड़ी लेकर अन्वित के साथ रमीला के कमरे में जाती है और साड़ी उसे देते हुए कहती है, सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए और ये साड़ी ले लीजिए। हाँ माँ, रश्मि को पता था, वरना शायद वो आपकी साड़ी पहनने का ना सोचती। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी आज तक ये साड़ी मैंने किसी को पहनने नहीं दी, लेकिन आज जब मैंने तुझे इस साड़ी में देखा तो पता चला कि मुझसे ज्यादा ये साड़ी तुझ पर जच रही है। यानी आप मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं बहुत थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं तो खुद अभी तेरे पास आने वाली थी, ये कहने कि बहू अब से इस महंगी बनारसी साड़ी को तू अपने पास ही रखना, वो भी मेरा तोहफा समझकर। लो, रश्मि तो खामखाई डर रही थी। हाँ, थैंक यू सासू माँ। इतना कहकर वो अपनी सास के गले लग जाती है। किसी शहर में दिवाकर अपनी बीवी अनिता और इकलौती बेटी श्रुति के साथ रहता था। श्रुति बेहद गुणवान थी, पर उसे हर चीज का शो ऑफ करने की बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा ही अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए महंगे कपड़े और गहने लिया करती थी। उसके माता पिता उसके शॉपिंग के बिल देखकर अक्सर चौंक जाते थे, पर अपनी इकलौती बेटी की डिमांड फुलफिल करना तो उनका फर्ज था। ऐसे ही एक दिन सब लोग श्रुति की दोस्त प्रिया की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे तुम लोग तैयार हुए या नहीं? अनीता, श्रुति, कहाँ हो तुम? अरे बस आ रही हूँ, साड़ी के बिल लगा लो। अरे इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? और वो हमारी वो लाडली बिटिया कहाँ है? पापा देखिए मैं आ गई। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, नजर ना लगे। थैंक यू पापा। सब लोग तैयार होकर शादी में जाते हैं। श्रुति जल्दी से अपनी दोस्त प्रिया के पास उससे मिलने जाती है, जो कि स्टेज पर दुल्हन बनकर तैयार खड़ी थी। हाय प्रिया। ओ हाय श्रुति, और बताओ कैसे लग रही हूँ मैं? अरे वाह प्रिया, तुम तो सच में इस लहंगे में एकदम अप्सरा जैसी लग रही हो। हाँ सच में, पता है ये लहंगा ना मेरे पति ने मुझे गिफ्ट में दिया है। और बताओ, ये ना अनीश मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा है, पूरे 4 लाख का है। क्या सच में? मैं तो कहती हूँ श्रुति तू भी शादी कर ले। शादी संपन्न होने के बाद
सभी लोग घर आ जाते हैं। प्रिया की कही बातें श्रुति के दिल में जल्दी से शादी करने की ख्वाहिश पैदा कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन मम्मी, मुझे भी शादी करनी है। क्या? हाँ, मुझे भी प्रिया की तरह शादी करनी है और अच्छे अच्छे महंगे डिजाइनर कपड़े पहनने हैं। शादी कोई मिठाई थोड़ी है। मम्मी, मुझे नहीं पता, शादी करनी है तो बस करनी है, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। हे भगवान, ये लड़की तो ना पागल ही हो गई है। आप मेरी शादी करवाओगे या मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं? अच्छा मेरी माँ, ठीक है, मैं तेरे पापा से और रिश्तेदारों से इस बारे में बात करती हूँ। अनीता सारी बात जाकर अपने पति को बताती है। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि अब हमें हमारी श्रुति बिटिया की शादी करवा देनी चाहिए। अरे जिम्मेदारी सर पर आएंगी तो इसकी बेफजूल खर्च की आदत में भी तो सुधार आएगा। जी वैसे बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन श्रुति के लिए अर्पित नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अर्पित अपनी माँ गीता के साथ श्रुति को देखने उसके घर आते हैं। और बताइए बहन जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, जरा भी नहीं। वैसे बाकी बातें तो होती रहेंगी। आप जरा लड़की को तो बुलाइए। हाँ। तभी वहाँ श्रुति हाथ में चाय और नाश्ता लिए चल कर आती है। अर्पित उसे पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लेता है। दोनों के माँ बाप उन्हें अकेली बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। जी मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और आप? जी मैं एक MNC में जॉब करता हूँ। वैसे आपका शादी को लेकर क्या सपना है? वैसे तो मैं अपनी शादी में ना अनीश मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ जरी के वर्क वाला लहंगा पहनना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरे लिए वही लेकर आना। शादी हुई नहीं, डिमांड पहले ही रखती। जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। इस तरह अनीश मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा पहनकर थोड़े ही दिन बाद श्रुति की शादी अर्पित से हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता है, एकदम बटर की तरह। पर घर के कामों में उसका मन ही नहीं लगता। वो रोज ही अर्पित से नई और महंगी चीजों की डिमांड करने लगती है। कभी साड़ी, तो कभी सोने के कंगन, तो कभी डायमंड का नेकलेस। अर्पित कैसे न कैसे उसकी हर डिमांड को पूरा करता था। ये सब देखकर उसकी सास गीता को बहुत तेज गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। यस सासू मॉम, कहिए क्या बात है? आई बड़ी, घर का काम तो तुझसे होता नहीं। जरा अपनी सास की सेवा ही कर दे, मेरे पैर दबा दे। आप खुद दबा लो ना सासू माँ, मेरे हाथों का नेल पेंट खराब हो जाएगा। यहाँ मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं और तुझे मुई नेल पेंट की पड़ी है। ऑफ कोर्स सासू मॉम, लुक एट दिस, इट्स मिरर नेल पेंट। आपको पता है कितना ट्रेंडी है ये? जुबान कम चला और काम कर, समझी? इस तरह रोज ही गीता अपनी बहू को घर के काम और जिम्मेदारियों के बारे में समझाती, पर श्रुति की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक शाम अर्पित ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि श्रुति गुस्से में मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी है। अरे मेरी जान, क्या हुआ? मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो भाई? आप मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। 6 महीने हो गए हैं हमारी शादी को और अभी तक हम हनीमून पर नहीं गए। बात समझने की कोशिश करो। शादी में इतना खर्चा हो गया है और फिर तुम्हारी रोज रोज की डिमांड और अब ये हनीमून। अरे बाबा, मैं इतना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते हो? तो शादी ही क्यों की मुझसे? बोलो। तुम अपना ध्यान घर के काम और माँ जी की सेवा में लगाओ, समझी? दिन बीतते जाते हैं। अर्पित और श्रुति के बीच रोज रोज किसी न किसी बात को लेकर कलह होता ही रहता है। ये सब देख गीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहू को समझाने के लिए उसके पास जाती है। अरे बहू, मेरी बात सुन, ऐसे घर में रोज रोज कलेश करना अच्छी बात नहीं है।
आप कुछ ना ही कहे ना तो ज्यादा अच्छा है सासू मॉम। अरियो, क्या मतलब है तेरा? मुझे ना सब पता है। आप ही अर्पित के कान भरती है ताकि वो मुझे शॉपिंग पर ना लेके जाए। मेरी अकल पर पर्दा गिरा था भगवान, जो मैं यहाँ तेरे से सर खपाने चली आई। हाँ तो जाओ ना फिर, मैंने थोड़ी ना बुलाया था आपको यहाँ मेरे पास सलाह देने। वो श्रुति को एक जोरदार चाटा रसीद के देता है। ये क्या है श्रुति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? अभी के अभी माफी मांगो। नहीं मांगूंगी माफी, मैंने गलती क्या कहा है और तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसा मत कर, ये छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते। माँ नहीं, जाना है तो जाने दो। हाँ हाँ जा रही हूँ। तुम तो यही चाहते हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ और तुम दोनों माँ बेटे सुकून से रहो। बंद करो अपनी बकवास और कान खोल कर सुन लो। अरे मैंने तुम्हारे माँ बाप से दहेज तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कैसे जोड़ा जाता है। शादी से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर डिमांड पूरी की। तुमने कभी सोचा कि मुझे कितनी दिक्कत होती होगी ये सब मैनेज करने में? बोलो, सोचा कभी? अर्पित की बातें सुनकर श्रुति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्लीज प्लीज अर्पित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने बेफिजूल के खर्च और शो ऑफ की आदत में इतना खो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ पाया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें तो घर छोड़कर जाना है। जाओ बाबा जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। अरे मेरे लाल, माफ कर दे बहू को, गलती सबसे हो जाती है। हाँ, इस तरह अर्पित अपनी बीवी को माफ कर देता है। साथ ही श्रुति अपने बेफजूल के खर्च करने की आदत को छोड़कर पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने लगती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये डिमांड वाली बहू? क्या आपके आसपास भी डिमांडिंग बहुएं हैं? है ना? तो फिर कमेंट करके बताते क्यों नहीं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।